गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे अवर चेंजिंग अर्थ। ये देखो बेटा क्या है कि अर्थ जो हमारी अर्थ है वो रेगुलरली चेंज हो रही है। ये कहा जाता है, ये कहा गया है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने हमें बताया है कि आज जहाँ पर हिमालय है किसी समय पे वहाँ पर समुद्र था और जहाँ पर हिंद महासागर है वहाँ पर्वत हुआ करते थे। तो मतलब कि जो अर्थ है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। तो ये जो अर्थ है ये हमारी चेंजिंग अर्थ, इसके चेंज होने के क्या कारण हैं वो कारण आज हम लोगों ने समझने हैं। तो the Earth's crust consists of several large and small rigid irregularly shaped plates or slabs which are called lithospheric plates। हमारी जो अर्थ है उसकी बहुत सारी प्लेट्स, हम देखते हैं ना कि अर्थ जो ऊपर वाली क्रस्ट बनी हुई है वहां उस क्रस्ट में हम क्या कर देखते हैं कि उस क्रस्ट में बहुत ज्यादा कहीं पर ऊंचा है कहीं पर नीचा है, ये अनइवन है वो सारी की सारी क्रस्ट। तो वो क्रस्ट है लिथोस्फेरिक प्लेट्स उसको कहा जाता है। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं इसमें चेंजेस किस कारण से आते हैं? कॉन्टिनेंट्स ओशंस में चेंज हो जाते हैं, ओशंस कॉन्टिनेंट्स में चेंज हो जाते हैं। इन सब का कारण क्या होता है? इन सब का कारण होता है बहुत सारी फोर्सेस जो अर्थ के इनसाइड काम करती हैं। ये हमारी अर्थ है, इसके इनसाइड बहुत सी फोर्सेस काम कर रही हैं और ये जो फोर्सेस हैं वो किस कारण से काम कर रही हैं? वो फोर्सेस काम कर रही हैं क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गर्म लावा है जो रेगुलरली घूम रहा है और उसके अलावा वहां पर और क्या चीजें हैं? वहां पर स्लैब्स हैं, रॉक्स हैं, गैसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं और मोल्टन जो है लावा है जो रेगुलर बहुत हीटेड है। और आपको पता है कि अगर कोई चीज जो है वो बहुत ज़्यादा हीटेड होती है तो फिर उसमें वो फोर्स को जनरेट करती है। तो इस तरीके से वो फोर्स अंदर जनरेट हो रही है। ये जो फोर्स है वो अंदर किस कारण से जनरेट और हो रही है? वो और जनरेट हो रही है आपकी रेडियो एक्टिविटी एंड प्रीमॉर्डियल हीट ऑफ द अर्थ। ये आपके दोनों टर्म्स जो हैं 100 नंबर पेज पर दी गई हैं, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अच्छा, बीच में एक बात अब शुरू करूंगी, जब मेरा लेसन समझ लो अपनी बुक साथ में खोल लेना। तो बच्चों वो दो फोर्सेस हैं। अब सबसे पहले हम किन फोर्सेस, एक तो बाहर की फोर्सेस होगी एक अंदर की फोर्सेस होगी। जो अंदर की फोर्सेस है अर्थ की इंटीरियर की फोर्सेस हैं वो कहलाती हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। और जो बाहर की फोर्सेस हैं जिनके बारे में हम कल बात करेंगे, इस लेसन में बात नहीं करेंगे, वो फोर्सेस हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, इन एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण अर्थ पर क्या क्या होता है कमाल। जैसे शुरू से मैं बोल रही हूँ, कॉन्टिनेंट्स का बनना, प्लेन्स का बनना, कहीं पर प्लेन बन जाते हैं कहीं पर कॉन्टिनेंट्स बन जाते हैं, ये उसका कारण है। और ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं ये दो तरीके की हैं, एक है स्लो मूवमेंट्स और एक है सडन मूवमेंट्स। ये जो स्लो मूवमेंट्स हैं इसे डियास्ट्रॉफिक फोर्सेस कहा जाता है। ये जो डियास्ट्रॉफिक फोर्सेस हैं ये कौन सी फोर्सेस हैं कि लगातार अंदर जो है वो हीट के कारण लगातार मूवमेंट हो रही है। अब अगर ये तो फिर इतने बड़े लेवल पे मूवमेंट हो रही है, आप अगर एक बीकर में एक बर्तन में यहाँ पर पानी आप गर्म करके रख दीजिए और नीचे जो है वो आप आग जला दीजिए, ठीक है, गैस ऑन कर दीजिए, तो आप क्या देखते हो कि जब वो बॉयल होता है तो उसके ऊपर आप कुछ ढक्कन रख दीजिए, है ना। तो आप क्या देखोगे कि जब वो काफी ज्यादा बॉयल होने लग जाता है ना तो वो, और एक तो आप खोलोगे उसके अंदर भी आपको मूवमेंट्स दिखाई देंगी और बाहर अगर आप
कुछ रखते हो, है ना, तो वो जो ऊपर कुछ भी रखा होता है उसमें भी आपको मूवमेंट होती नजर आएगी। वो कोई चीज़ उछल रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ढक्कन जो है वो इधर से हल्का हिलकर इधर आ रहा है, क्योंकि उसमें फोर्स है ना। तो वही फोर्स जो है अर्थ की है, जो एक तो स्लो मूवमेंट्स होती हैं, क्योंकि लगातार लगातार अंदर जो है वो मूवमेंट हो रही है, तो उसके कारण अर्थ की हर चीज क्रस्ट पे लगातार हल्की 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 मूवमेंट होती रहती है। उसको कहा जाता है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। और सडन मूवमेंट होती है। कई बार अंदर चलते चलते क्या है, जब लावा घूम रहा है, अचानक कोई एक प्लेट दूसरे के ऊपर आ गई अचानक, तो उसने ऊपर उसको सारा ही हिला दिया, एकदम फोर्स के साथ उसके ऊपर से गुजरी, या और किसी भी तरीके का उसमें बदलाव आया। तो ऐसा बदलाव आने से क्या हो जाता है, जब इस तरीके का बदलाव अचानक एक तरह से बदलाव आया, तो वो अचानक जो इतना बदलाव आ जाता है, उस बदलाव के आ जाने से क्या होता है कि क्रस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हलचल होती है। वो हलचल अर्थक्वेक वोल्केनो के रूप में होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो है सडन मूवमेंट्स। सबसे पहले हम स्लो मूवमेंट्स की बात करते हैं। ये जो स्लो मूवमेंट्स हैं उसमें एक होती हैं वर्टिकल मूवमेंट्स और एक होती हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ गया होगा कि जो वर्टिकल मूवमेंट है उससे होना है ऊपर से नीचे ऐसे, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल है उसमें लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, इस तरीके से। मतलब मूवमेंट कैसे हो रही है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो इस तरीके की मूवमेंट हो रही है उससे क्या होता है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स, ठीक है। और जो वर्टिकल ऐसे 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 ये मूवमेंट हो रही है, अर्थ जो है नीचे फोर्स के कारण कहीं ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, फिर कहीं पे नीचे की तरफ जा रही है। तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं वर्टिकल मूवमेंट्स। क्लियर हो गया। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, कहीं पर भी आपने कभी भी बात को समझना है, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल, ठीक है ना। आप वर्टिकल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस पढ़ते ही हो, वही वर्ड जो है वो वहां भी यूज होगा। तो उनके कारण से ये जो वर्टिकल मूवमेंट्स है, वर्टिकल मूवमेंट्स ऊपर नीचे वाले मूवमेंट्स, इससे कॉन्टिनेंट्स एटसेट्रा का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्सेस भी कहा जाता है। और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से माउंटेन बिल्डिंग्स जो है वो उससे होती है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उससे क्या होगा, कंप्रेशन और टेंशन, और वर्टिकल मूवमेंट से अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। ये आपकी पेज नंबर 100 पर नीचे जो है पिक्चर्स बनाई गई हैं, ये देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटा ऑफ द अर्थ क्रस्ट बिफोर फोल्डिंग, कंप्रेशन शॉर्टन्स द क्रस्ट फॉर्मिंग फोल्ड माउंटेन। कंप्रेशन, ये देखिए कंप्रेशन, कोई चीज है आपने उसको कंप्रेस कर दिया, कोई चीज इधर से आई इधर से आई, कंप्रेस कर दिया। अब अगर वो आप कंप्रेस कर रहे हो, यहाँ पे चीज ज्यादा है, वो आप एक वो चाहे एक कोई भी चीज, एक न्यूज़पेपर ही लेकर, मोटा सा थिक पेपर ही लेकर देख लीजिए, आप उसको ऐसे दबाओ, ऐसे ऐसे दबाओ, अब उसको बहुत जोर से दबा लो, अब वो जरूर उसके ये सरफेस पे प्रभाव पड़ेगा, वो या नीचे की तरफ चला जाएगा या ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना। तो उससे फिर फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। उनको माउंटेन्स को ऐसे ऐसे वाले माउंटेन्स दिखाई देते हैं हमें बहुत ज्यादा, दीज आर फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि कभी ऐसे कंप्रेशन हो गया और कभी कंप्रेशन हो गया और कभी जो है कंप्रेशन के साथ दूसरा मूवमेंट है टेंशन, है ना। तो टेंशन हो गया, टेंशन मतलब खिंचाव, और कभी कंप्रेशन हो गया और कभी टेंशन हो गया, तो फिर इस तरीके के माउंटेन्स जो है वो उनका निर्माण होता है ना। तो ये बात आपको अब समझ आ जानी चाहिए। तो इस तरीके के जो माउंटेन
को वो कंप्रेशन और टेंशन के कारण बनते हैं। टेंशन मतलब खिंचाव, है ना, खिंच गई चीज ऐसे, है ना, और कंप्रेशन ऐसे दब गई। अगर दबा रहे हैं तो वो नेचुरली जो अंदर उसको नहीं मिल रहा है जगह, तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। खींच रहे हो चीज को, तो वो जो अगर उसको नहीं मिल रहा है प्रॉपर स्पेस, तो वो नीचे की तरफ दबना शुरू हो जाएगा ऐसे, है ना। तो इस तरीके की मूवमेंट्स के कारण जो है माउंटेन्स का निर्माण होता है। और आपकी 100 नंबर पेज पर ही हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स में वहां पर लिखा हुआ है, these movements occur horizontally beneath the crust of the earth. They give birth to two forces, compression or pushing and tension or stretching, खिंचाव. The compressional forces lead to folding of the earth's strata, fold हो जाता है चीज, है ना, और जो and tension forces lead to faulting. Both folding and faulting result in formation of mountains. ये वाला जो माउंटेन का निर्माण हुआ है ये कंप्रेशन से हुआ है, और जो वैलीज वाले माउंटेन का निर्माण होगा जब टेंशन के ऊपर की तरफ खिंचाव हो रहा है ना, तो ये इससे फिर बीच में वैलीज बन जाती हैं, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से वैलीज जो हैं वो बन जाती हैं। ठीक है, ये फिर वैलीज बनती हैं उसमें। तो ये वाले माउंटेन्स जो हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स कहलाते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई। अब हम लोग अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स की भी बात जो है वो कर लेते हैं, है ना। अपवर्ड फोर्स मैं आपकी बुक से रीड कर रही हूँ। व्हेन ए पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज थ्रोन अप इन रिलेशन टू द सराउंडिंग एरिया, इट रिजल्ट्स इन an uplift. If a submerged coastal area comes above the sea level, it is known as emergence. The uplifted portion may become a continent, a plateau or a plain. अर्थ है, तो अब अर्थ है तो उसमें अर्थ जो है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। अब ये हमने वर्टिकल फोर्स हम देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं वर्टिकल फोर्स के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। तो वर्टिकल फोर्स है अपवर्ड फोर्स लगी। अब ये समझ लीजिए ओशन है, यहाँ पे अपवर्ड फोर्स लगी, ये जो लैंड की ऊपर तक बाहर की तरफ आ गई, तो मे भी वो ओशन लेवल से ऊपर चली गई और प्लेन बन गई, क्योंकि वो ओशन पानी नीचे रह गया। इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा नीचे चला गया, ये यहाँ पे भी पानी है, लेकिन इतना हिस्सा उभर कर ऊपर आ गया, है ना। इसी तरीके से किसी समय डाउनवर्ड फोर्स भी हो सकती है ना। तो उन्होंने डाउनवर्ड फोर्सेस में कहा है, व्हेन ए पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट सिंक्स इन कंप्रेशन टू द सराउंडिंग एरिया, सराउंडिंग एरिया से वो नीचे की तरफ चली गई, नीचे की तरफ बैठ गई। तो इस तरीके से जब वो नीचे की तरफ बैठ जाती है, सब टाइट हो जाती है, तो फिर उसको डाउनवर्ड फोर्स कहा जाता है। और when a coastal area goes down under sea level, it is known as submergence. कि वो जब अगर कोस्टल एरिया है, मतलब इधर समुद्र है, ये कोस्टल एरिया है ये। अब अगर ये कोस्टल एरिया सब बीच में अंदर चला गया फोर्स के कारण, तो फिर वो सबमर्ज एरिया बन जाता है। मतलब कि अर्थ जो है वो रेगुलरली अपना रूप चेंज कर रही है। आपका 99 पेज पर आप देखिए, वो सर्कल्स बनाकर अर्थ दिखाई गई हैं, तो उसमें 250 मिलियन ईयर्स एगो वाला जो दिखाया है और जो अब वाला दिखाया है, देखिए वहां पे नॉर्थ अमेरिका कहाँ पर है उसका, और अमेरिका का जो अफ्रीका का जो गैप है वो कम है, जो कि अब बढ़कर कितना ज्यादा हो गया है ना। तो इस तरीके से अब ये सारा समुद्र जो है वो बीच में आ गया है, जबकि वो अफ्रीका और मतलब ये सारा बीच का जो बीच वाला जो यहाँ ये अर्थ है और अफ्रीका यहाँ थोड़ा सा मिडल में है यहाँ पर। तो ये पहले ही ये बाकी कॉन्टिनेंट में वो साथ साथ है ना, और बाहर वाले में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये है आपका अफ्रीका, तो ये कॉन्टिनेंट्स ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इतने दूर चले गए है ना। तो इस तरीके से उसका परिवर्तन होता है। अब अगर हम
आगे बात करते हैं सडन मूवमेंट्स की। अगर अंदर बहुत तेजी से बदलाव आता है, कुछ कोई रॉक्स आ गई या कोई कुछ आ गया और बहुत तेजी से बदलाव आता है, तो फिर उससे वॉल्केनिक और अर्थक्वेक का निर्माण होता है। वॉल्केनो का तो मतलब है, कई बार देखो, कई बार आपको पे जो पानी होता है ना, अगर आप उसमें पानी उबल रहा है बीकर में बर्तन में, है ना, और वो एकदम आपने नकोरा को यहाँ तक भरा हुआ है, ये बर्तन है, आपने एकदम यहाँ तक भरा हुआ है ना, और अब उसमें उबाल भी आ रहा है, पानी उबल रहा है। अब आप उसमें ना एक बड़ा सा कुछ आलू डाल दो, एकदम से ऊपर साइड से करके आलू डाल दो। अब क्या होगा कि अब वो पानी, अब उसने स्पेस लिया, वो एकदम से बाहर की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा, है ना, तो पानी बाहर की तरफ आना शुरू हो गया। तो अब अगर आपका कुकर है, आपने बंद किया हुआ है ना, तो आपका कई बार आप यहाँ पे है, तो फिर वो कहाँ से बाहर चीज आती है, यहाँ से आती है, कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये जो उसका बीट होता है, ये हटता है और यहाँ से सारा जो अंदर का कुकर फट जाता है और अंदर से सारी चीज बाहर निकलने लग जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या समझना है, वॉल्केनो। तो जो वॉल्केनो है, वॉल्केनो, ठीक है, वॉल्केनो में क्या है कि अंदर से लावा, अंदर जो गर्म मॉल्टन पदार्थ है उसको लावा बोलते हैं, तो लावा जो है वो बाहर आता है, ठीक है, और साथ में स्टोन्स, गैसेस, सब कुछ बाहर आता है। अगर तो लावा ही केवल बाहर आ रहा है और ज़्यादा जैसे स्टोन्स वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है बाहर, और ना ही विस्फोट के रूप में आ रहा है, तो उसको साइलेंट इरप्शन बोलते हैं, ठीक है, उसको फिसल इरप्शन भी बोलते हैं और साइलेंट इरप्शन भी बोलते हैं, जो कि आपकी 101 पेज पर दे रखा है, ठीक है। और अगर ये जो बाहर निकला लावा, इसमें सॉलिड चट्टाने भी हैं और लिक्विड भी है, गैसेस भी हैं, तो फिर ये जो है ये वॉल्केनो जो है, ये वायलेंट इरप्शन, वेयर एज इन वायलेंट इरप्शन मटीरियल इजेक्ट, वायलेंट इरप्शन जो है वो ये कहलाता है। साइलेंट इरप्शन और वायलेंट इरप्शन दो तरह का हो गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि यहाँ से मैं जरा रीड कर रही हूँ, लैंड फॉर्म्स produced by volcanic activity if a volcano erupts again and again, बार बार वहाँ पर वॉल्केनो का जो माउंटेन बन जाता है ना, वो बार बार उसमें से कई बार लावा निकलता रहता है थोड़े थोड़े टाइम बाद। लावा एंड अदर मटेरियल कलेक्ट्स अराउंड द वेंट, ये इसका हुआ है, इसके अराउंड द वेंट यहाँ पर इकट्ठा होता है, फॉर्मिंग कॉनिकल हिल सा बन जाता है और ए वॉल्केनिक माउंटेन, तो फिर उसको क्या कहा जाता है, वॉल्केनिक माउंटेन कहा जाता है। जैसे माउंटेन फुजियामा जो जापान में है, वो वॉल्केनिक माउंटेन है। इरप्शन थ्रू अ फिसर मेक्स वास्ट लावा प्लेटूज, जो फिसर इरप्शन के थ्रू जो लावा बाहर आता है और वो ठंडा होता है, ये कोई एक आध घंटे की गेम नहीं होती है बेटा, ये इसमें करोड़ों ईयर लग जाते हैं उसको ठंडा होने में और चेंज होने में, है ना, तो उससे प्लेटूज का निर्माण होता है। अब ये जो टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज हैं वो कौन कौन से हैं, एक है एक्टिव वॉल्केनो, एक्टिव, फर्स्ट है एक्टिव, ये जो एक्टिव वॉल्केनो है, एक्टिव वॉल्केनो वो वॉल्केनोज हैं जैसे उसमें ऐसे इरप्शन हुआ फिर रुक गया, फिर थोड़ा कुछ समय बाद फिर उसमें से इरप्शन हुआ, आज के समय में भी वो इरप्शंस हो रहे हैं। मतलब एक्चुअली पता है ये डॉर्मेंट या एक्टिव वॉल्केनो, ये एक्चुअली समय के साथ, मतलब हम देखेंगे कि आज के समय में उसको एक्टिव हम बोल रहे हैं क्योंकि वो आज के समय में भी उसमें से लावा जो है वो इरप्ट होता रहता है, निकलता रहता है। डॉर्मेंट जो इस समय लावा नहीं निकल रहा उसमें से, लेकिन टाइम टू टाइम उसमें से निकलता है, ठीक है। और जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज हैं, मतलब बहुत समय पहले उसमें से निकला होगा, लेकिन अब वो वॉल्केनिक की जो उसका ऐसे फनल सा बना हुआ है, अब उसमें से वॉल्केनो चीज नहीं निकलती है, ठीक है। अब अगर आप मतलब अपने YouTube पर आप ऐसे प्लेसेस देख सकते हो जहाँ पर वॉल्केनिक ये सारे वॉल्केनो
डोरमेंट भी, और दूसरा वो आपको एक्चुअल जहाँ पर है वो आपको दिखाई दी जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, अब तो आपको यूट्यूब की इतनी ज़्यादा सुविधा मिली हुई है। ये देखिए, अब उन्होंने ये नेक्स्ट नीचे, ये मैं यहाँ से रीड करके आपको बता देती हूँ कि मतलब वॉल्केनो कहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं, वॉल्केनोस कहाँ पर हैं, चाहे वो एक्टिव हैं चाहे वो डोरमेंट हैं, लेकिन वो अर्थ पर या कॉन्टिनेंट्स में कहाँ पर हैं। तो द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर एंड सर्कल्स द पैसिफिक ओशन। दिस रिंग एक रिंग की पूरी बनी हुई है, मतलब एक पूरा एरिया अगर अर्थ में देखें तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर वो प्लेसेस हमें मिल जाते हैं। This ring coincides with the edge of the tectonic plates that make up the earth crust. Or midward mountain belt, it extends in east-west direction along the Alps. Alps जो वो पहाड़ों का नाम है, तो एल्प्स पहाड़ों पर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में यूरोप और हिमालय के पहाड़ों पर ये प्लेसेस जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब नेक्स्ट है अर्थक्वेक। ओके, इसको हम इरेज कर दें, चलो ये मैं फिर से इरेज कर दें। अब हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। तो ये बेटा अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक जो है, ठीक है, अर्थक्वेक्स क्या है? अर्थक्वेक जो तो वॉल्केनो, उसमें से मटीरियल बाहर आना शुरू हो गया ना, जो अर्थक्वेक है उसमें से अंदर का बाहर नहीं आता, लेकिन वो अंदर इतनी ज्यादा हलचल मचा देता है। अगर आपने हलचल मचा देता है, आपने कोई बिल्डिंग ब्लॉक समझ लो, यहाँ पे बहुत सारे रखे हुए हैं और ऊपर आपने एक स्लैब रख दी और नीचे जो है वो आपने ऐसे सटा के ऐसे स्टोन्स रख दिए ऐसे ना, और उसके ऊपर ऐसे आराम से आपने स्लैब टिका लिया। अब आप स्लैब को मत हटाइए और यहाँ से स्टोन एक आध को खींच लीजिए। अब क्या होगा, क्या स्लैब जो है वो अपनी जगह पे रह सकेगी? नहीं, वो स्लैब जो है वो डगमगा जाएगी। और अगर उसके ऊपर आपने एक स्लैब के ऊपर गिलास रखा है तो गिलास भी डगमगा जाएगा, है ना। तो जब अंदर अर्थ के जो स्लैब्स हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वो कई बार ओवरलैप कर जाती हैं या किसी और तरीके से उसमें इंटरलॉक कर जाती हैं, ओवरलैप कर जाती हैं, तो उनके इन एक्टिविटी के कारण जो अर्थ है वो ऊपर अर्थ क्रस्ट जो है वो एकदम उसमें हलचल आ जाती है। वही हलचल जो है वो क्या है, वो है अर्थ। Earthquakes are tremors and vibration in the crust of earth. The point in the interior of the earth from where the earthquake tremors originate is called the seismic force. जिस पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब वो एक हलचल तो इस पॉइंट पर हुई, अगर आपने यहाँ से स्टोन उठाया, समझ लीजिए यहाँ से उठाया, तो अगर आपने ये हटाया तो ये नहीं है कि यही वाला पॉइंट आपका अफेक्ट होगा, हो सकता है इधर वाला भी अफेक्ट हो सकता है, क्या होता है तो अफेक्ट हो जाए। तो भाई वो जब हलचल तो एक पॉइंट पे होती है, लेकिन उसका प्रभाव सारे डायरेक्शन में रहता है, सारे डायरेक्शन में रहता है। तो जो है these tremors move from the focus of all directions, सारी डायरेक्शन में फैल जाते हैं। The point on the earth surface vertically above the focus is called the epicenter, इसको एपिसेंटर कहते हैं। It is at this point that the earthquake is felt first of all. हाँ, ये जरूर है कि एपिसेंटर पर ही सबसे पहले जो है वो आपको हलचल महसूस होती है और फिर जब वाइब्रेशंस आगे जाती हैं तो टाइम जो है वो मतलब कि थोड़ा सा डिफर कर जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सेismograph. The science of
स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज नोन एज सेस्मोलॉजी। तो अर्थक्वेक जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसको मेजर करने के लिए ये देखिए, ये आपको सेस्मोग्राफ जो है वो दिखाए गए हैं, है ना। तो इस सेस्मोग्राफ दिखाए गए हैं, ये जो सेस्मोग्राफ हैं, इन सेस्मोग्राफ के जरिए ये नापा जाता है, ये मेजर किया जाता है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी है ना। तो ये जो है अर्थक्वेक का जो है के बारे में आपको बताया गया है। ये जो अर्थक्वेक है ये लोगों की जिंदगी को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभावित करता है, और बहुत सारे अर्थक्वेक प्रोन एरिया हैं जैसे कि जापान हो गया। तो ये जो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत फ्रीक्वेंटली आता रहता है। पंजाब में भी ऐसे बहुत बार इसको अनुभव किया गया है, जो शायद आप छोटे छोटे होंगे। एक तो 2004 में आया था शायद, उसके बाद भी एक बार पंजाब में उसके हल्के झटके जो हैं वो महसूस किए। यहाँ पर हल्के झटके महसूस किए जाते हैं, ज़्यादा नहीं। ऐसे यहाँ तक प्लेन है ना, प्लेन वाले एरियाज में कम आता है। तो और जैसे जापान है वो बहुत ज़्यादा प्रोन है इसके लिए। और इंडिया में भुज में जो है ये अर्थक्वेक काफ़ी ज़्यादा आया था। ये 1999 या 98 की बात है। उस समय जिसने बहुत तबाही की थी। और अब जैसे अब ये ओशंस हैं, है ना, अगर ओशन का भी तो एक तल है ना, ओशन का ये ओशन है, तो ओशन का भी तो एक नीचे तल है ना। तो अगर वहां पे अर्थक्वेक आता है तो वो अर्थक्वेक जो है वो सुनामी कहा जाता है। तो इन सब बातों के साथ आज मतलब मैं आप नेक्स्ट उसमें करूँगी, क्योंकि आपने अब अर्थक्वेक तक एकदम पढ़कर और अपने माइंड में सारी चीज़ें बिठा लेनी है, एक एक करके सारी चीज़ बिठा लेनी है। अब जब ये बिल्कुल ज़रूरी बात है कि जब आप मेरी वीडियो देख रहे हो साथ में आप अपनी बुक जो है वो खुली रखिए, और जहाँ जहाँ कोई पॉइंट नहीं समझ आता आप वीडियो रोकिए और वो पॉइंट को वहाँ से देखिए और इस तरीके से उसको पूरा समझिए। और अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।